घर पे ही अरे एक बार कर रहा आपने माननीय सभासद व माननीय अध्यक्ष महोदय जी, महासचिव जी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। मैं सबसे पहले दिवाली में अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद विधायक माननीय कोमल जी को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
सम्मानित सभासदों, अब प्रश्नकाल का समय आरंभ होता है। महासचिव जी प्रश्नकाल से संबंधित संपूर्ण विवरण सभासदों के पटल पर प्रस्तुत करवाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 101, माननीय सोनम जी अपना प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जब से सरकार ने कार्यभार संभाला है, महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस कमर तोड़ महंगाई ने गरीब आदमी का निवाला छीनने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है और दूसरी तरफ से सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। यदि प्रधानमंत्री की है मानती है तो यह बताने का प्रयास करेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। जैसे कि कहावत है, गरीब आदमी का दाल रोटी खाकर गुजारा कर ले, किंतु आज दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। यह गरीब ही नहीं अपनी मध्यम वर्ग के समाज की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी है बताने का प्रयास करेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी पार्टी की बात से सहमत हूँ कि आज देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस विषय के प्रति सरकार अति गंभीर है। मैं ये मानती हूँ कि वर्तमान महंगाई हमास, इजराइल, यूक्रेन तथा रूस के मध्य को माना गया है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत की उत्पादन प्रणाली पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण भारत भी महंगाई की मार सह रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पूर्ण प्रयास कर रही है। कालाबाजारी को रोकने के लिए भी सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। हाँ, सरकार बहुत गंभीर है। इसी कारण तो दाल 40 रुपए किलो हो गई है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है और सब्जियों के भाव तो आसमान को छू रहे हैं। इस विषय में मेरी अध्यक्षता 24 अक्टूबर 2024 को मेरी अध्यक्षता भारत की राजधानी दिल्ली के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई थी। इस बैठक में विचार विमर्श करने के बाद महंगाई का प्रमुख कारण विश्व आर्थिक स्तरीय मंदी, यूक्रेन तथा रूस, हमास, इजराइल युद्ध के परिणाम है। केंद्र सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है कि वो राज्य सरकार के साथ तालमेल बैठाकर इसको पूर्ण शीघ्रता से प्रारंभ करे तथा इसके लिए उचित कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 102, माननीय नीरज जी अपना प्रश्न पूछें। सांसद अनुपस्थित है। प्रश्न संख्या 103, माननीय प्रीति जी अपना प्रश्न पूछें। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण जो भारतीय छात्र वहाँ गए हुए थे वे वहाँ फंस गए हैं। सरकार उनको भारत में वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूँ कि अब तक कितने छात्रों तथा भारतीय लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है, वह कितने और लोगों वहाँ फंसे हुए हैं तथा जो छात्र वहाँ अध्ययन करने के लिए गए हुए थे उनकी भविष्य के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय विदेश मंत्री जी। महोदय, मैं हमारे सदस्य को बताना चाहूँगी कि यूक्रेन रूस में चल रहे युद्ध पर हमारी सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है तथा वहाँ फंसे हुए नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए हमारी सरकार यूक्रेन व रूस के संपर्क में है। 200 से अधिक नागरिकों को वतन वापसी करवा दी गई है। रही वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की बात, तो हमारी सरकार उन्हें लेकर भी बहुत चिंतित है। वहाँ पर पढ़ रहे छात्रों को निकालने के लिए हमारी सरकार यूक्रेन व रूस के संपर्क में है। रही अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे छात्रों की बात, तो हमारी सरकार हमारे देश में नीति नियम निर्णय शीघ्र लेने जा रही है। सांसद नसीब जी अपना प्रश्न पूछें।
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि भारत के एक राज्य कर्नाटक में के स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने के मामले में पाबंदी तुल पकड़ता जा रहा है। यहाँ पे एक राज्य तक सीमित न रह करके पूरे भारत में फैल गया है। यहाँ दिन पर दिन अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण यह दिन पर दिन सांप्रदायिकता रंग लेता जा रहा है। इसको रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है, वह इसे सरकार किस प्रकार से देख रही है, संसद को अवगत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हर धर्म को फलने फूलने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। जहाँ तक स्कूलों में ड्रेस कोड का प्रश्न है, तो इसके संबंधित में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार व स्कूल दोनों को है। हिजाब से संबंधित मामलों को देने के लिए कई राष्ट्र देश विरोधी शक्तियां प्रयास कर रही हैं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पूर्व में भी की जा रही थी और अब भी की जा रही है। हमारी सरकार किसी भी व्यक्ति को देश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं देती है। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर सरकार शीघ्र ही देश विरोधी कार्यों से संगठनों पर पाबंदी लगाने जा रही है। वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। सरकार यह मानती है, जहाँ तक स्कूलों में ड्रेस का प्रश्न है, तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है। सरकार मानती है कि यह स्कूल का निजी फैसला है और सरकार यह भी मानती है कि अगर कोई बच्चा किसी संस्था में प्रवेश करता है तो उसे संस्था का पूर्ण श्रेणियों का पालन करना होगा। यह किसी बच्चे के व्यक्तिगत स्वतंत्रता व धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 104, माननीय साधना जी अपना प्रश्न पूछे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ। नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार द्वारा इस 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? क्या सरकार द्वारा इस नीति के तहत शिक्षा के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है? यदि नहीं तो बताइए, उक्त शिक्षा नीति किस प्रकार देश और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी? क्या सरकार में मेडिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सों को हिंदी भाषा में संस्कृत करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो यह किस प्रकार संभव होगा? सरकार अपने रोडमैप में सदन से अवगत कराए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ तक बात शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता की ढांचे के प्रदर्शन है, तो मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। हमारी सरकार का पूर्ण प्रयास रहा है कि सभी विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाई जाए, जैसे कक्षाओं की सुविधाएं, बिजली, पानी आदि, बैठने की सुविधाएं आदि के साथ साथ सभी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, सोलर लाइट, वाहन आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसका बड़ा उदाहरण आप हरियाणा राज्य से देख सकते हैं। हरियाणा राज्य में सभी विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड के साथ साथ सभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल लैब उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई किसी वजह से रुक ना सके। जहाँ तक प्रश्न मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसे कोर्सों को हिंदी भाषा में संस्कृत करने का है, तो मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार का मानना है कि उक्त कोर्सों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होने के कारण ग्रामीण युवा डॉक्टर इंजीनियर बनने से वंचित हो रहे हैं। केवल शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी माध्यम होने के कारण वे अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाते। विश्व के सभी विकसित देशों में जहाँ अपनी मातृभाषा को संरक्षित करना है, तो हमारी सरकार का मानना है कि हमें मेडिकल व इंजीनियरिंग कोर्सों के साथ अन्य कोर्सों को भी अपनी हिंदी भाषा में संरक्षित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसका परिणाम आप देश में से ही देख सकते हैं। धन्यवाद। अब प्रश्नकाल का समय समाप्त होता है। अभी शून्यकाल आरंभ होता है। माननीय सपना जी अपना मुद्दा उठाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे देश में वर्तमान में यह हालात है कि सरकार ने सभी
के लिए सरकार बड़े बड़े राजनीति समाजसेवियों तथा व्यापारियों पर आय के छापे डलवा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यह लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है। अंत मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकार शीघ्रता से इन राजनीतियों से प्रेरित कार्रवाई को बंद करे तथा सीबीआई व ईडी संस्थाओं को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के साथ ही वर्तमान में चल रही जांच को उन्हें नए सिरे से निष्पक्ष रूप से प्रारंभ किए जाएंगे। माननीय गृह मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे? मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि सीबीआई व ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। इसमें सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। जहाँ तक कुछ राजनेताओं व कुछ लोगों के विरुद्ध सीबीआई व ईडी की जांच का मामला है, तो मैं उन्हें बता दूं कि यह मामले हमारी इस सरकार के समय दायर नहीं किए गए थे, बल्कि उसकी पूर्व की पार्टी द्वारा दर्ज करवाए गए हैं। हमारी ईडी उन्हीं मामलों पर जांच को आगे बढ़ा रही है। मेरा पर्सन विपक्ष से है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं मानता है तो वह जांच कराने से क्यों घबराना है। निष्पक्ष रूप से जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध में पानी का पानी हो जाएगा। अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सांसद प्रिया जी यह प्रस्ताव पेश करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब मैं आज अपने घर से संसद की तरफ आ रही थी तो राष्ट्रीय साधन का पुरस्कारों ने मुझे कानून के अधिकार को भी परेशान भी किया। मुझे यह भी पता चला कि मेरे निजी कानून में जासूसी भी करवाई जा रही है। अध्यक्षता की है संसद के अधिकारों का हनन है। अंत मेरा आपसे अनुरोध है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय सांसद को अपने ऊपर की जा रही दुष्प्रचार का अंदेशा है। यह सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए गंभीर मामला है। महासचिव जी इसकी शिकायत के उचित माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेषाधिकार समिति को भेजी जाए। जी अध्यक्ष महोदय। माननीय सभासदों, अब कार्य स्थगन प्रस्ताव के विषय में चर्चा की जाएगी। माननीय सदस्य नीतीश जी यह प्रस्ताव पेश करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सदन द्वारा दिल्ली में बढ़ रही दूराचल घटनाओं को दिलाना चाहती हूँ। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, भारत का दिल है, वहाँ की दूराचल घटनाएं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। ये दिन रात सरकार के नाक के नीचे ऐसे घोर अपराध हो रहे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों का क्या होगा यह अनुमान लगाना सहज है। मैं इस गंभीर समस्या के कारणों पर चर्चा करना चाहूँगी। इसका मैं चाहती हूँ कि सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए और मेरे प्रस्ताव का विचार विमर्श किया जाए। धन्यवाद। अब प्रश्न यह है कि माननीय सांसद को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया वे हाथ रखें। जो सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया वे हाथ रखें। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। माननीय सांसद नीतीश जी द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव 15 के मुकाबले 31 मतों से गिरता है। उपस्थित सभासदगण, अब पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र के विषय में चर्चा की जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। महोदय, आप द्वारा रिपोर्ट पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।
नीतीश जी यह प्रस्ताव पेश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के गृह मंत्री का ध्यान चीन से लगने वाली सरहद पर गलवान घाटी की तरफ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर चीनी सैनिकों के साथ दूरी झड़पते हमारे 10 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा का कई बार उल्लंघन किया गया है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। इस प्रकार यह गंभीर विषय है और किस प्रकार सैनिकों की वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, यह देश का विचार नहीं करता, यह बिल्कुल अनुचित है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के साथ साथ पूरे देश को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी सरकार की सेना किसी भी बाहरी विदेशी बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी सरकार से पाकिस्तान व चीन से लग रही सीमा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारी सरकार ने हमारी सेना को पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है कि वे तत्कालीन परिस्थिति में तुरंत ही हिल रहे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जब वहाँ पर घटना का पता चलता है तो हमारी सरकार थल सेनाध्यक्ष व रक्षा मंत्री को वहाँ पर भेजती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि सीमा पर कई दिनों से तनाव चल रहा है और वहाँ जाकर यह पता चलता है कि चीन की सेना ने रात को हमारी सेना पर पत्थरों व लाठियों से हमला बोल दिया है। हमारी सेना के 10 सैनिक मारे गए, परंतु हमारी सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी सेना ने उनकी सेना के 40 से 50 सैनिक मार दिए व 40 से अधिक सैनिक घायल हो गए हैं। ऐसी घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसलिए हमारी सरकार दोनों सेनाओं के कमांडर स्तर पर एक बैठक आयोजित की जा रही है और यह घटना अगर भविष्य में दोबारा होगी तो हमारी सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। माननीय सभासदों, अब विधायी कार्य आरंभ होता है। स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं देश में पुनः कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित सामाजिक बुराइयों का संशोधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सदस्य संबंधित संशोधित विधेयक पेश करने की अनुमति चाहती है। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया वे हाथ खड़ा करें। सभासदों, इस विधेयक को पेश करने के लिए हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है। अतः मंत्री जी द्वारा पेश किया जाने वाला प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री जी, इस प्रस्ताव से संबंधित संपूर्ण प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाए। और खासकर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान व दिल्ली आदि क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या ऊपरवर्ती चोरों पर है। इन क्षेत्रों के लोग जाने अनजाने में कन्या भ्रूण को गर्भ में समाप्त करने पर लगे हैं। इसी कारण समाज में स्त्री अनुपात में बहुत बड़ी खाई पैदा होती जा रही है। 2011 की जनगणना के आंकड़े इन क्षेत्रों के हरियाणा राज्य सबसे पीछे है और हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला सबसे निचले पायदान पर है। अध्यक्षा जी की चिंता